हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे नई बुक जो है हमारी एनसीईआरटी की, यहाँ पे हमने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है जो कि 2 लेक्चर में हुआ है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। सो बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ऑल्दो वो हमारे आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही यहाँ पे इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, बिकॉज दैट इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड और दैट इनविजिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो होते हैं। उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो अगैन ये वाला चैप्टर जो है हमारे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स सी कि क्या क्या है इस चैप्टर में। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। कह रहे हैं कि सोचो, जो भी हम इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे, अगर वो विजिबल हो जाए तो आपको क्या चीज दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा है हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड might change the way you think about the size, complexity or even what count as living. So यहाँ पे कह रहे हैं कि how do you think your observation, हम कैसे सोच रहे हैं, क्या हमारी ऑब्जर्वेशन है किसके लिए? वो हिडन वर्ल्ड के लिए जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, जो हमसे छुपी हुई है, उसके लिए हमसे हमारी थिंकिंग पूछ रहे हैं, उसके साइज को लेके, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को लेके, और क्या वो लिविंग है भी कि नहीं उसके बारे में। ठीक, हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये जो टाइनी लिविंग बींग्स है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ, इवन ये हमारे साथ किस तरीके से इंटरैक्ट होती हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये थॉट्स आने चाहिए थे हमारे दिमाग में बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। ओके, सो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो यू कैन पुट हियर। ठीक है, आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नाउ यहां से स्टार्ट करेंगे अब हम। सो The human eye can only see objects that are above a certain size. हमारी आंखें सिर्फ उसी चीज को देख सकती है, ठीक है, जिसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो कि 1 mm, ठीक है, 1 cm, इतना ही छोटा कोई यूनिट है, उतने ही छोटी चीज़ों को, मिनिमम उतने ही छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं। उससे ज़्यादा छोटी चीज़ें हमारी आँख ही सपोर्ट नहीं करती है भाई उनको देखने के लिए। हम तो चाहते ही हैं उनको देखना, है ना। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमाइंडेड अननोन। तो इस वजह से रिमेन्ड अननोन, इसी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हमारी आंखों से अभी बहुत दूर है। मतलब बहुत दूर इन द सेंस कि वो हमारे आसपास है पर वो हमको नहीं दिख रहे। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा टीवी में दिखाते हैं ना, जब वो सोप का ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब वो सोप का ऐड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि पहले वो ऐसे टॉर्च जला के दिखाते हैं कि देखो भाई तुम्हारे हाथ पे कितने सारे जर्म्स है ना, ऐसे करके दिखाते हैं ना, तुम्हारे हाथ पे कितने सारे जर्म्स है। उसके बाद साबुन से धो लिया, फिर 1-2 ही बच गए। तो वाकई ऐसा जर्म्स हमारे हाथों में पूरे बॉडी पे है, बट वो हमको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे होते, इतने ज़्यादा टाइनी होते कि हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक, long ago people discovered that a curved piece of glass could make a small things look bigger, and the piece of the glass was shaped like a lentil seeds, thick in the middle and thin at the edge, and hence they called it a lens. तो बहुत पहले की बात है, ठीक है, बहुत पहले क्या किया गया था, एक ऐसा ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज़, एक कर्व ग्लास को डिस्कवर किया गया, जिसमें क्या कहा गया, बताओ जल्दी, जिसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई? जिसमें कहा गया कि भाई उससे हम थोड़ी सी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उन छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। समझ में आ गया? वेट, हाँ, हम उसमें उन छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, और उसका नाम इन्होंने क्या दिया? उसका नाम इन्होंने दिया है लेंस। Now, over a time, lenses were improved to become a more powerful, and each new tool from a simple magnifying glasses to the microscope
एंड वो धीरे धीरे वही जो लेंस था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट हो गया। एंड यू नो आपके स्कूल में भी लैब है, वहां पे भी माइक्रोस्कोप रखे होते हैं, एंड माइक्रोस्कोप से हम वो चीजें देख सकते हैं जो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। सो हेल्प ह्यूमन टू सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम वो सारी चीजें देख सकते हैं जो नॉर्मल आई हमारी नहीं देख सकती है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड filled with the tiny living creatures and we will explore some of these life from this chapter। और ऐसे ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बेटा हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? नाउ You have already learnt about the amazing variety of the living beings। Yes, हमने living beings के बारे में बहुत सारी varieties जानी हैं। Look around, just look around. There are so many beautiful plants and animals. They are of all shape, size and color। Yes, तो बहुत सारे plants हैं, वो अलग अलग shape के होते हैं, अलग अलग size के होते हैं, उनके even color भी अलग होते हैं, ठीक। Some living beings are tiny while some are the really big। Yes, and they differ ओनली इन देयर स्ट्रक्चर, ये सब के सब अपने स्ट्रक्चर की वजह से अलग होते हैं, बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स, ठीक है। अपने स्ट्रक्चर की वजह से अलग होते हैं, प्लस इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनको बाकियों से सेपरेट करते हैं, ठीक है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और द एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, जो सरवाइव करते हैं, जो ब्रीद करते हैं, ठीक है। उनको हमने क्या कर दिया, उनको हमने क्या कह दिया, ऑर्गेनिजम्स कह दिया, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं जो सेल से बन के, जो सेल से मिलके बने हो, उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सो हैव यू एवर नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आइज, तो सबसे छोटा ऑर्गेनिजम्स हमें हमारी आंखों से थोड़ी दिखाई देगा, हमें हमारी आंखों से नहीं दिखाई देगा। थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन यू सी एक्चुअली, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी। तो देखो जरूरी नहीं है कि जितना छोटा हमारी आंखें देख सकती है वही चीज सबसे छोटी हो, है ना, ये चीज जरूरी नहीं है। अगर ये चीज जरूरी होती और अगर ऐसा ही होता तो माइक्रोस्कोप क्यों आया, है ना, माइक्रोस्कोप क्यों आया, ताकि हम उसको तो अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, तो विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन इजिली सी देम, है ना, हम उसको आसानी से देख सकते हैं। You might have seen some people using reading glasses. How does it help them to see better? तो उसमें लेंस लगे होते हैं जो कि हमारे विजन को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक। और what happen when we use a magnifying glass to observe something? और अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, वो चीज थोड़ी एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी होके हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज भी हमको कैसी दिखाई देगी, वो बड़ी होके हमको दिखाई देने लग जाएगी। समझ में आया इतना? ओके, सो एक्टिविटी 2.1 लेट अस ऑब्जर्व। अब एक्टिविटी 2.1 देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, हमको क्या ले लेना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेना है, मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन दिस फिगर। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ये कुछ ऐसा है, ये आपको आसानी से आपके लैब में मिल जाएगा। सो दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, ये क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, आपको ये ले लेना है। नाउ क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद द कॉर्क। अब इसके माउथ को हम कॉर्क से क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन द ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर थ्रू दिस। अब देखो इसके थ्रू हमें लेटर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, नॉर्मल बुक के लेटर्स को देखो, ठीक है, कैसा दिख रहा है। और अगर हमने जैसे ही यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क रखा, उसकी हेल्प से हमको कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सा एनलार्ज हमको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, हमें थोड़ा सा एनलार्ज दिख रहा है, right? Do you notice something interesting? Yes, this is interesting. Now the letter appeared larger when see through the flask, and this happened because the flask filled with water act like a magnifying glass. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बॉटल के अंदर, ठीक है, इस राउंड बॉटम के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और पानी किसकी तरह काम कर रहा है, पानी काम कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, ये चीजों को एनलार्ज करके हमको
दिखा रहा है। समझ में आया? नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास to look at the small organisms like an ant where you able to see a detail of its body more clearly। तो क्या कह रहे हैं, अब इसकी हेल्प से हम छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आंट है ना, जैसे कि चींटी वगैरह, ताकि हमें उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। For a long time people were curious to explore the tiny organisms around them but they could not see them with their naked eyes। तो देखो, पहले भी लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी हुआ करती थी चीजें जानने की, बट उनके पास सोर्सेज नहीं थे, उनके पास टूल्स अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, है ना, बट उनके अंदर क्यूरियोसिटी तो थी, ठीक है, बट उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। ओके, नाउ So how did you finally discover the invisible world? कैसे हमने देखा, हमने उसको enlarge करके देख लिया, है ना, हमने with the help of microscope, with the help of ये bottom round flask, उसकी help से हमने क्या देख लिया, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसकी हेल्प से हमने क्या देख लिया, छोटी छोटी चीजों को हम एनलार्ज करके देख सकते हैं। सो डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस टू सी द टाइनी वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम? नहीं, हमें तो नहीं पता, तो फटाफट से इसके बारे में हम जानते हैं। सो एवर हर्ड ऑफ, यस यस यस, हमने तो ये भाई पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा है ना, एवर हर्ड ऑफ, आपने कभी रॉबर्ट हुक के बारे में सुना है? क्या आपने कभी रॉबर्ट हुक के बारे में सुना है? यस। सो बेसिकली रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, और कैसा सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, एक डेड सेल डिस्कवर किया था, ठीक है, ओक ट्री से, ओक ट्री के बाग से इन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था इन 1665। सो इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक पब्लिश अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया and he was a careful observer and skilled artist. In this book he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before। तो इन्होंने वैसी हम ऐसा बोल सकते हैं ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर बनाई है जो हमने अभी तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, एंड थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। और जिस चीज से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था आज की डेट में हम उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। So his microscope made things look 200 or 300 times bigger। देख रहे हो, ये छोटी से छोटी चीजों को 200 से 300 गुना बड़ा करके दिखा देता है। तो सोचो इसने कितनी छोटी चीजें देख ली होंगी। Then what we could see with our unaided eyes। One day he looked at the thin slice of the cork and saw it was made of a small empty space and these compartments remained him of a honeycomb। तो वो क्या देख रहे थे, वो एक बार एक पेड़ को देख रहे थे, कॉर्क को देख रहे थे, बेसिकली यू नो कॉर्क ढक्कन की तरह होता है, पहले के टाइम पे बोतल पे ढक्कन नहीं हुआ करता था ना, वो कॉर्क लगाया जाता था लकड़ी का, तो वो उसको बहुत यू नो गौर से देख रहे थे, और फिर वहां से उन्होंने ये चीज डिस्कवर की। उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या है, स्मॉल एम्प्टी स्पेस है, कुछ कंपार्टमेंट बने हुए हैं जो बिल्कुल कैसे दिख रहे हैं, हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे हैं, है ना, जो बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह दिख रहे हैं ना। ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच ऑफ द स्मॉल स्पेस अ सेल। ठीक है, इन्होंने उसको ड्रॉ किया तो कुछ कैसा दिखेगा हमको, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो सेल है वो हमको कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा। और हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम क्या दिया कि हर एक कंपार्टमेंट जो है वो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। हर एक कंपार्टमेंट क्या कहलाएगा बेटा, सेल कहलाएगा। नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और फर्स्ट टाइम फिर उन्होंने क्या किया, इस टर्म को इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, कौन से टर्म को, सेल टर्म को इस्तेमाल किया और कहा कि भाई सेल से ही मिलके सारी की सारी चीजें बनी है। सारी इन द सेंस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे मिलके बने हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलके बने हैं सेल से। किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने हैं। नाउ अराउंड द सेम टाइम इन 1660 Antoine van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made a better lens that allowed him to build more useful microscope, and he was the first person to clearly see and describe tiny living things like bacteria and blood cells। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक आते हैं 1665 में, जिन्होंने कॉर्क की हेल्प से ये बता किया कि इसके पास कुछ सेल्स प्रेजेंट है
है ना। और उन्होंने कहा कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो लगभग हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर से मिल रहा है और हर एक बॉक्स जो है वो एक सेल है, ठीक है। बट इन्होंने कैसे सेल के बारे में हमको बताया, इन्होंने हमको डेड सेल के बारे में बताया, ठीक है। कैसे सेल के बारे में बताया बेटा इन्होंने हमको डेड सेल के बारे में बताया। फिर बहुत टाइम के बाद ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने और ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा और बहुत क्लियरली देखा, और इन्होंने हमको बताया कि भाई क्या बताया इन्होंने पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल ढूंढा। अब तक सिर्फ हमने डेड के अंदर ही सेल देखा था, इन्होंने क्या किया, ल्यूवेनहॉक ने लिविंग के अंदर सेल को ढूंढा, ठीक है। इन्होंने बेसिकली लिविंग सेल को ढूंढा, जैसे कि इन्होंने हमको ब्लड सेल के बारे में बताया, इन्होंने हमको बैक्टीरिया के बारे में बताया। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इनके इसी काम की वजह से ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं के काम की वजह से क्या होता है, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें छत्ता दिखेगा, इस तरीके से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ओके। एंड दिस इज द माइक्रोस्कोप। चलो, व्हाट इज सेल। अब क्वेश्चन आता है कि सेल क्या होता है। सो बेसिकली सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमें स्ट्रक्चर भी देता है, ये हमें फंक्शन भी बनाता है ये, एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो है ही, क्योंकि इसके बिना हम बन ही नहीं सकते। हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज अगर कोई है जिससे मिलके हम बने हुए हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेल। क्या कहा जाएगा उसको हम बेटा सेल बोलेंगे, ठीक। सो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे जो लिविंग बीइंग्स है, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स, चाहे वो छोटे से छोटे क्रिएचर क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़े क्रिएचर क्यों ना हो, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो सेल से मिलके बने हुए हैं। एंड यू माइट वंडर्ड व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक, एंड आप ये जान के बिल्कुल ऐसे चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ये सेल आखिरकार किससे मिलके बना है। सो लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो हमको मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है, या फिर हम इसको हेक्सागोनल शेप भी कह सकते हैं, ठीक है। कैसा शेप है इसका, हेक्सागोनल शेप है, ओके। नाउ एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल टीचर डेमोन्स्ट्रेशंस एक्टिविटी, ओके। तो सेल के बारे में पढ़ते हैं, टीचर ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, और ऐसा आपके स्कूल में भी होगा। आपके टीचर कहेंगे कि अनियन लेकर आओ, फिर उसकी एक बहुत पतली सी परत निकालेंगे और उसके अंदर आपको सेल दिखाएंगे, ठीक है। नाउ टेक एन अनियन पल्प फ्रॉम योर किचन और अ गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली दी वाटर, ठीक है। आप एक अनियन ले लो, उसको अच्छे से धो दो, कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, 2 पीस में इसको डिवाइड कर दो। टेक 1 पीसेस ऑफ द अनियन एंड पुल आउट द थिन transparent layer of its inner surface with the help of the forceps, and this layer is called the onion peel. तो आपको क्या करना है, अनियन में से वो पतली सी जो हम ऐसा बोल सकते हैं परत होती है, यू हैव टू टेक आउट दैट पार्ट, एंड उसी को क्या कहते हैं, क्योंकि अनियन में से निकला है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अनियन पील, ठीक। प्लेस द पील इन द पेट्री डिश। अब उसको हमें 2 डिश होती है, उसके अंदर उसके बीच में हमको उस सेल को क्या करना है, रख देना है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, पीस को हम रख देंगे। नाउ रेड कलर्ड स्टेन फॉर 30 मिनट, कुछ समय के लिए रेड स्टेन आया 30 सेकेंड्स, एंड दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प टू सी देम क्लियरली। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, पिंकिश में, थोड़ी देर बाद पिंकिश में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से हमको चीजें क्लियर दिखाई देने लग गई। With the help of the thin brush, transfer the onion peel on another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain. Now carefully place the stain onion peel on the glass slide using a thin brush, measuring it does not break or flood. So basically एक तो हमने हाइड्रोजन वाला देख लिया था, यहाँ पे क्या सैफरीन अनियन पील है, यहाँ पे ग्लिसरीन का अनियन पील होगा, एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास 45 डिग्री पे है, एंड इसके बाद ये हमारा बिल्कुल लेटा हुआ है, तो मान लो 180 डिग्री पे होगा, ठीक। पुट अ ड्रॉप ऑफ द ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड। तो जैसे ही हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे किसमें, अनियन पील में,
The glycerine will prevent drying after drying of the cell and improve the clearly for better visualization of cell. ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ग्लिसरीन ऐड करने के बाद, ठीक है, ग्लिसरीन ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर सूखने देंगे और फिर उसको क्लीन कर देंगे. क्या कर देंगे, फिर हम उसको क्लीन कर देंगे ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो सके, अच्छे से देखा जा सके. स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द peel using a needle such that no air bubble get trapped. तो इसकी हेल्प से हम इस पे निडल को भी प्लेस कर सकते हैं, बट क्योंकि निडल बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, सो द चांसेस इज कि वो सिंक कर जाए. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बताओ, क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? यस, ठीक है, क्या आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है? तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? यस, हमने तो किया है ना. आप नेल को रख के देख लेना पानी के अंदर, वो बार बार क्या हो जाएगा, डूब जाएगा. लेकिन फिर कुछ एक टेक्निक होती है, कुछ तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम उसको रखेंगे तो वो तैरने लग जाएगा. यूजिंग बॉटल पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एज ऑफ द कॉन्वर्सेशन. व्हेन व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और द फोल्डर स्कोप, कंपेयर इट विद द फिगर दिस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज what similarities do you find? You will observe nearly a rectangular structure under the microscope, and these are the cell of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. And try to observe the peels of leaves of different plants around you, and you will find that all plants are made up of cell. तो आपके स्कूल में भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ कराई गई होंगी, जैसे आपको अनियन पील दिखाया गया होगा, है ना. अनियन के अंदर एक बहुत पतली सी, हम ऐसा बोल सकते हैं, आपको ट्रांसपेरेंट सी एक कवर दिखेगी. आप उसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ब्लॉक दिखाई देंगे. नाउ व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ? क्या आपको क्या लगता है कि जो एनिमल्स हैं, है ना, उनकी जो बॉडी है वो किस चीज़ से मिलके बनती है? तो बेसिकली सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. तो हर चीज़ जो है, जितने भी लिविंग बींग्स के बारे में हम बात करते हैं, वो सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से मिलके बने हुए हैं. जैसे कि यहाँ पे एक बड़ा सा जो घर है ना, वो किससे मिलके बना होता है? सबसे छोटी चीज़ ईंट से, ब्रिक्स से मिलके बनी हुई होती है. वैसे ही जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, किसी भी लिविंग बींग्स के बारे में बात करते हैं, तो वो किससे मिलके बनता है? वो सेल से मिलके बनता है. ठीक है. नाउ द mounting the onion peel in glycerine using a needle, structure of onion peel under the microscope. ठीक है, तो ऊपर वाले पिक्चर्स जो हैं वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ एक्टिविटी 2.3, लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो इसमें हमको क्या करना है? नाउ रिंस योर माउथ विद अ क्लीन वाटर. सबसे पहले हमें क्लीन वाटर की हेल्प से अपने माउथ को रिंस करना है, क्लीन करना है. नाउ यूज द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक. तो अब आपको क्या करना है? आपको टूथपिक लेना है ना. पहले आपने पूरा अपना जो आपका माउथ है वो आपने क्लीन कर लिया, फिर आप टूथपिक लेंगे और टूथपिक की हेल्प से आप जेंटली यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, हल्का सा, ऐसा नहीं कि इसे बिल्कुल तेजी से आप कर लो, बहुत हल्का सा आपको स्क्रैच करना है. उससे क्या होगा? आपके जो चीक सेल है ना, वो उस टूथपिक में आ जाएंगे. नाउ प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड्स एंड स्प्रेड इट इवनली. तो आपको लैब में ना एक स्लाइड मिलती है, ग्लास की स्लाइड, ठीक है. उस पर क्या करना है आपको? स्क्रैप द मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. उस मटेरियल को आप पानी के अंदर डाल दो, है ना, कहाँ पे? एक क्लीन ग्लास पे, और फिर उसको क्या करेंगे आप? स्प्रेड कर देंगे. नाउ एड अ ड्रॉप ऑफ द मिथाइलिन ब्लू, एक ब्लू कलर का स्टेन है, ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड, एंड एडिंग अ स्टेन improve the visibility the material under the microscope by increasing contrast. So basically हम इसमें कलर क्यों ऐड करते हैं? ताकि विजिबिलिटी बढ़े, है ना. अभी जो भी हमने वो सेल डाला, पानी जो है सबके सब कलरलेस है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी इतनी नहीं हो पाती है, इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे? ब्लू कलर ऐड करेंगे, जिसको हम मिथाइलिन ब्लू कहते हैं. ठीक. आफ्टर 1 minute add a drop of glycerine over the material on the slide to prevent the cell फ्रॉम ड्राइंग.
और उसके बाद हम इसमें और क्या चीज ऐड करेंगे, हम इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग ग्लिसरीन, ये उसको ड्राई होने से बचाता है, ठीक है। नाउ carefully place a clean cover slip on the material and remove the excess glycerine from the edge of the cover slip using a blotting paper। तो आपने एक स्लाइड लिया था, आपके पास एक ग्लास स्लाइड था जिसमें आपने वो चीक सेल को रखा, स्प्रेड किया, आपने उसमें ग्लिसरीन ऐड किया ताकि वो ड्राई ना हो, कलर के लिए आपने मिथाइलिन ब्लू ऐड किया। अब पूरी तरीके से उसको क्या किया, एक ग्लास स्लैब पे फैला दिया, ठीक है। अब उसके बाद सेम ग्लास स्लैब लेंगे और आप उसको ऐसे कवर कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, कवर करेंगे और साइड साइड से जितना भी ग्लिसरीन बाहर आ रहा होगा आप उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। अब उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप लोग देखेंगे एंड जो भी चीजें आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, उस चीज को आपको अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? नाउ देखो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना, दिख रहा है ना, हेक्सागोनल बताया था आपको लास्ट टाइम भी, कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके का हेक्सागोनल शेप में आपको ये चीजें जो है वो नजर आएंगी। उसके अंदर एक छोटा छोटा सा सर्कल नजर आएगा जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं एंड न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, है ना। जैसे सबके पास ब्रेन है ऐसे ही हमारे सेल्स के पास भी ब्रेन होता है, हर एक सेल के पास ब्रेन है, ठीक है। So, what did you observe? You will observe a polygon-shaped structure as shown in this figure. हमको क्या दिखाई देगा, एक polygon-shaped structure दिखाई देगा। Wait, क्या दिखाई देगा हमको, एक polygon-shaped structure दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, which form the inner lining of your mouth. Now, what similarities and the differences do you observe between the cell of the onion peel in activity 2.2 and the human cheek cell in activity 2.3? तो क्या डिफरेंस है अनियन पील में एंड ह्यूमन चीक्स में? देखो जो न्यूक्लियस है दोनों में सेम है, साइटोप्लाज्म भी होंगे, सेल मेम्ब्रेन भी होंगे, स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारी खुद की ही बॉडी में इतने सारे अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक अनियन पील था और एक हमारा ह्यूमन ये चीक सेल था, तो इसमें भी हमको शेप एंड साइज में वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, है ना। सेल के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, आउटर लाइनिंग, सेंट्रल रीजन एंड द स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इन इट। कौन कौन से, ये वाला पार्ट है न्यूक्लियस वाला पार्ट, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट एंड दी सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। तो ये 3 पार्ट सेल के पास प्रेजेंट होते हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम सीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है। The round structure in the middle is the nucleus। जो राउंड स्ट्रक्चर है एक सेल के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, which is also covered by a thin membrane। और ये जो ब्लैक कलर, आप इसको जूम करके देखो, यहाँ पे जूम नहीं, अपनी बुक में जूम करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस के बाहर भी एक ब्लैक कलर की लाइनिंग है, वो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक। The space between the cell membrane and the nucleus is filled with the cytoplasm। एक लिक्विड होता है, एक फ्लूइड होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड और साइटोप्लाज्म। The 3 cell membrane, cytoplasm and the nucleus are the basic parts of the cell। अब ऐसा नहीं है कि एक सेल के अंदर सिर्फ यही सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सेल के अंदर होती है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो सीखेंगे कि सेल के अंदर ही हमारा डीएनए, आरएनए, राइजोसोम्स, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक। Some cells like onion peel cell have an extra outer layer called cell wall। तो अनियन पील में, ठीक है, अनियन पील में, अनियन के सेल में एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है और उस एक्स्ट्रा लेयर को हम क्या कहते हैं, उस एक्स्ट्रा लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन अ सेल? अब सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इन सब का यूज क्या है, क्यों ये चीजें एक सेल के अंदर प्रेजेंट है ना। व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ दीज
cell wall, nucleus, cytoplasm, है ना? So what are the functions? Do they perform? Are these functions important for the maintenance of life? क्या वो जो functions करते हैं वो हमारी life को maintain करने के लिए beneficial है? Yes? क्या उसी से हमारी life जो है वो maintain होती है? The cell membrane enclose the cytoplasm and the nucleus. जो cell membrane है, cell membrane is the outer part which used to protect the cell. हम ये बोल सकते हैं, है ना? जो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. एंड द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अनदर. तो दो सेल को सेपरेट करने का भी वो काम करता है. एक सेल है यहाँ पे आ गया, दूसरा सेल है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा ये कि बाउंड्री क्रिएट करेगा. कौन? सेल मेम्ब्रेन. ठीक. It is a porous and allow the entry of a material essentials for the life process and the exit of the waste material. तो जो CM है ना, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन हैव अ टेंडेंसी टू अलाउ द सब्सटेंस. ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा एंड कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर अलाउड नहीं है. ऐसे ही सेल से कौन सी चीज बाहर आएगी और सेल्स में कौन सी चीज अंदर ही रहेगी. ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब के सब सीएम डिसाइड करता है, यानी कि ये सब के सब सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करते हैं. ठीक. तो सेल मेम्ब्रेन इज लाइक अ गार्ड, है ना? वो बताएगा कि भाई इसको अंदर जाना है, इसको अंदर नहीं जाने देंगे हम. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी को भी रोक देगा. जिसकी जरूरत होगी वो उसको सेल के अंदर एंट्री दे देगा. और सेल के अंदर अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो सेल को नुकसान पहुंचा रही है, जो वेस्ट मटेरियल है, तो सीएम उसको फिर सेल से बाहर भी निकाल सकता है. इतनी उसके पास पावर होती है. ठीक है. सो cytoplasm contain other components of the cell and compounds such as the carbohydrate, protein, fat and the mineral salt. तो cytoplasm वो जो मैंने बताया था ना अभी, जो liquid वाला part होता है, ठीक है, जो fluid वाला part होता है, that fluid part have क्या क्या चीजें उसके पास प्रेजेंट होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट, ये सारी की सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती है. एंड मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन दिस साइटोप्लाज्म. एंड बहुत सारी चीजें जो हैं वो साइटोप्लाज्म फॉलो करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो मेंटेन होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, टू ग्रो, है ना, एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. एंड यही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के पास है ना, एक सेल के पास है. तो डेफिनेटली सेल जो है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे लाइफ को बैलेंस करने में हेल्प करता है. यस, सो यस, इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है. आफ्टर दैट द न्यूक्लियस. अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में. सो द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन अ सेल एंड इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ. तो जो न्यूक्लियस है वो सारी एक्टिविटी करता है, जैसे कि हम कब खाना खाएंगे, हम कब सोएंगे, हमें कब पढ़ाई करनी है, हमको कब टीवी देखना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे ब्रेन पे, है ना. किस पे डिपेंड करता है? ये सब हमारे ब्रेन पे. हमारा मन करेगा तो हम खाना खा लेंगे, हमारा मन करेगा तो हम सो जाएंगे, नहीं तो हम पढ़ भी सकते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है? ये सारी की सारी चीजें हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है. तो वैसे ही सेल के पास भी तो अपना खुद का ब्रेन है. अभी मैंने आपको बताया सेल के पास खुद का जो ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं. सो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सब कौन रेगुलेट करेगा? न्यूक्लियस रेगुलेट करेगा. ठीक है, और न्यूक्लियस ही हेल्प करता है हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करने में. सो द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट. देखो, जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो प्लांट्स होते हैं वहां पे मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, प्लांट एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाते हैं. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जो कि एनिमल्स के पास नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो अपना बचाव कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे भाग सकते हैं अगर उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे खतरा है तो. लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसीलिए उनके पास ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है आउटर पार्ट, जो उसको जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है. ठीक, दैट इज व्हाई ऑल सेल आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक लाइक फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. इसी वजह से सारे के सारे जो सेल्स है वो बिल्कुल ऐसे टाइटली
पैक्ड है, एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज्ड है, वी कैन से. नाउ अ स्टेप फर्दर. So cell in all the parts of the plant have a tiny rod shaped structure called the plastids. हर सेल के पास एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हम प्लास्टिड्स कहते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द प्लास्टिड्स, इसका काम क्या है? तो ये ना कलर देने का काम करता है, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, सम प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एंड इस क्लोरोफिल की वजह से जो हमें ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन नजर आते हैं. ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिड्स में और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कलरफुल कलर भी शो करते हैं, कुछ कलरलेस भी शो करेंगे, एंड कुछ क्लोरोप्लास्ट भी है जो ग्रीन कलर शो करते हैं. एंड यही क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में. एंड फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स. In non-green plants, they help in a storage of substance. And plant cell also have a large empty looking space is called vacuoles. Plant cells के पास एक empty space होता है जिसको क्या कहा जाता है? vacuoles कहा जाता है. ठीक, अब ये भी सेल के अंदर ही प्रेजेंट है ना? देख लो कितनी सारी चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट है. This help the plant cells store important substances, get rid of waste and maintain the shape of the cell. और ये उनको हेल्प करता है कि उनकी बॉडी में, यानी कि प्लांट्स की बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उससे अपनी वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे, पहली चीज, एंड अपने शेप को मेंटेन कर ले. ठीक, दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट्स. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट. ठीक है, ये देखो सेल वॉल एंड वैक्यूल्स, ये दोनों की दोनों चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के पास प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल के पास ये चीज क्या होती है? एब्सेंट होती है. तो अगर कभी एग्जाम में डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाता है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल, तो ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या चीजें एनिमल सेल में एब्सेंट होती है या फिर प्रेजेंट होती है. ठीक, इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल. तो कह रहे हैं कि जो वैक्यूल्स है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर होगा तो बहुत ज्यादा छोटा होगा. ठीक, these small vacuoles store certain substances dissolve in water, so a cell is not just a simple bag of liquid. सेल सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, एक साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके अंदर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर होता है सेल? सेल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स, ईच विद इट्स ओन स्पेशल फंक्शंस to allow the cell and in turn the entire organisms to work. तो ये जो सेल है इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं जो एक बॉडी को रन करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, एंड इस सेल की वजह से ही पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिजम्स काम करता है. जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सेल्स काम कर रहे हैं, है ना, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, इस वजह से मैं अपना काम कर पा रही हूँ. ठीक है, तो ये हमारा देखो क्या है, सेल्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स. ठीक है, क्या क्या है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, कौन कौन सी चीजें इसमें कॉमन है? आई थिंक ये बताया जा रहा है. देखो, सेल वॉल, द आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ये आउटर वाला पार्ट सेल वॉल है, उसमें कोई सेल वॉल नहीं है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, ये जो इनर वाला पार्ट है, और इसमें सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि कौन सी चीज सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन सी चीज सेल के अंदर नहीं जानी चाहिए. फिर न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो हर एक सेल के पास, चाहे कैसा भी सेल हो, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट, यानी कि जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो कौन है? एनिमल सेल तो हो ही नहीं सकता, प्लांट सेल ही है. ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास प्रेजेंट होता है. वैक्यूल्स, ये देखो एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस अगर होगा तो कुछ इतना ही छोटा सा हमें दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है. चलो आगे देखेंगे, सबके फंक्शंस देखेंगे. सो दीज आर दी स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल एज वेल एज द प्लांट सेल. आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल कॉपी में बनाना आना चाहिए एंड उसको लेबल करना आना चाहिए. इज दैट क्लियर?
क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आएगा कि डिफरेंस क्या है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में, कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती है। तो हो सकता है कि 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आ जाए। We have now understood the basic structure of the cell. अब हम basic structure cell के बारे में जान चुके हैं, and we now also understand that plants and animal cell differ in the shape and the structure. याद है अभी क्वेश्चन ऊपर हमसे क्या पूछा था कि अनियन, what is the difference between the onion cell and the cheek cell? तो अनियन सेल इज द प्लांट सेल एंड द चीक सेल इज द एनिमल सेल। तो उनमें किस चीज का डिफरेंस था? उसमें शेप का डिफरेंस था। किस चीज का डिफरेंस था बेटा? उसमें शेप का डिफरेंस था। नाउ Do different animal cell also vary in their shape and structure? अब क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है हमसे भाई? क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है? कहाँ गया? कह रहे हैं Do different animal cells also vary in their shape and structure? अलग अलग एनिमल सेल्स जो होते हैं, क्या मतलब एनिमल सेल में ही डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं कि क्या उनमें भी शेप एंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है? तो हाँ, बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं और सब में शेप एंड स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स भी बदलते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स वी कैन से, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ना। हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें जानी है यहाँ पे सेल के बारे में। एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 2.1.1 दैट इज वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सो आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया भी आपको समझ में आया होगा। बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।